Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to MedGeeks. My name is Ahmed and today we are going on a fourth topic and that is excretion. हमने पहले पढ़ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर मेटाबॉलिज्म के बारे में। मैंने आपको एक चीज़ पहले लेक्चर में बताई थी कि हम एलिमिनेशन जो है ना वो एक्सक्रीशन प्लस मेटाबॉलिज्म हम दोनों को मिला के एलिमिनेशन बोलते हैं। तो ये जो है ना एक्सक्रीशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द एलिमिनेशन। इसमें मोस्टली क्या होगा कि जो ड्रग होगा जो मेटाबोलाइज हो गया अब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा फ्रॉम दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब वो उसमें लिवर भी हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास किडनी भी हो सकता है, उसमें हमारे पास स्वेट भी आता है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है जो ड्रग को मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करती हैं। उसमें लिवर भी है, उसमें किडनी भी है और स्वेट के थ्रू जो है ना वो उसके थ्रू भी जो है ना क्या होता है ड्रग रिमूव होता है। और लंग्स के थ्रू जो गैशियस फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू भी एक्सहेल्ड आउट होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ लिवर, किडनी, ठीक है, इसके अलावा लंग्स, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो लिवर के थ्रू फीसिस की फॉर्म में रिमूव होगा इंटेस्टाइन और, ठीक है, किडनी यूरिन की फॉर्म में, यहाँ से गैसेस की फॉर्म में और स्वेट ग्लैंड से स्वेट की फॉर्म में। ओके, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके अंदर हमारे पास बॉडी से ड्रग जो है ना वो एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आज पढ़ेंगे किडनी के बारे में कि जो रीनल एक्सक्रीशन होते हैं उसके कितने फेजेस हैं, कितने स्टेप्स हैं और किस तरीके से ड्रग जो है वो रिमूव आउट होता है। और यही मेजर जो है ना वो एग्ज़ाम में भी यही आता है और आपने लिपिनकॉर्ड की बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी मोस्टली यही लिखा हुआ है, तारा में भी यही है। ठीक है, तो आज यही पढ़ते हैं। अच्छा, किडनीज के थ्रू जो एक्सक्रीशन होती है उसका जो फर्स्ट फेज है दैट इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी नेफ्रॉन की, तो उसमें आप ये देख लें, मैं आपको ये प्रॉक्सिमल पार्ट दिखा रहा हूँ नेफ्रॉन का, जहाँ पर बाउमेन कैप्सूल है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर प्लेक्सस है, ठीक है। उसमें एक मैं आपको कैपिलरी दिखा रहा हूँ, ये आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से जो है ना रेनल आर्टरी जब डिवाइड होती है डिवाइड हो के लास्ट के अंदर जो है वो रेनल आर्ट्रियोल के अंदर कन्वर्ट होगी। यहाँ से अब ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ड्रग है फ्री फॉर्म में। वो जो ड्रग जो आ रहा है उसको फ्री फॉर्म में होना लाजमी है। ड्रग जो है ना वही फिल्टर आउट होगा जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स के साथ बाउंड ना हो और ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में हो, तो वही जो ड्रग होगा वो इधर से फिल्टर आउट होगा। अब यहाँ से जब ब्लड पास होगा तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जब प्रेशर जनरेट होता है उसकी वजह से जब ब्लड फिल्टर होगा तो सारा ड्रग भी जो फ्री फॉर्म में होगा वो भी फिल्टर आउट होगा और बाउमेन कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ड्रग की, ये जो है इसके अंदर लिपिड जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ से पास आउट हो जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और वो उसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं। लेकिन यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है तो डिफ्यूजन में और फिल्ट्रेशन में फ़र्क है। तो यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होगी तो इसके अंदर वाटर सॉल्युबल और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो दोनों के दोनों ही यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीजेज आल्सो हैज़ लेस फिल्ट्रेशन रेट। अब कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी रीनल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको जो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है जिसकी वजह से ब्लड कम आ रहा है किडनी में, या इसके अलावा जो है वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई या एक्यूट किडनी डिसऑर्डर हो गया या किडनी फेलियर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जब फिल्ट्रेट कम आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर ड्रग भी कम आएगा तो ड्रग की फिल्ट्रेशन कम होगी। तो इस वजह से जो ड्रग्स जो है जो ड्रग्स किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, मोस्टली ड्रग्स जो कि एलिमिनेट होते हैं कहाँ से, मोस्टली किडनीज के थ्रू जो होते हैं। तो अगर किडनी की इम्पेयरमेंट हो गई, किडनी फेल हो गई तो ये ड्रग जो है ना ओवरडोज कर जाएंगे या टॉक्सिसिटी इनकी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि अब ये ड्रग जो है किडनी इनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही और इन्होंने किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होना है। तो जब ये प्रोसेस रुक जाएगा, जब ये यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ड्रग के अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। फिर उस वजह से हम जिनके पेशेंट्स की रेनल इम्पेयरमेंट होती है, जिनको गुर्दों का मसला होता है, तो हम उनको जो है ना फिर डोज कम देते हैं या उनके मुताबिक हम डोज को एडजस्ट करते हैं उस ड्रग की। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जब ड्रग यहाँ से आ गया, अब कुछ ड्रग जो है वो लाजमी नहीं है कि सारे का सारा ड्रग जो है वो यहाँ से पास आउट हो गया, कुछ ड्रग जो है वो ब्लड में वापस भी रह गया। तो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि अब ये जो ड्रग है
ये ट्यूबुलर सिक्रेशन जब ये आके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पर आता है तो यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम से एक्टिवली जो है ना ये ड्रग्स मूव आउट होते हैं इनटू द ल्यूमेन। यहाँ पर तो पैसिव डिफ्यूजन थी ना, यहाँ डिफ्यूजन नहीं मतलब पैसिव प्रोसेस था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर आउट हो रहा था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे, कैरियर्स होंगे जो कि एक्टिवली ड्रग को ब्लड में से पकड़ पकड़ के जो है ना वो ल्यूमेन के अंदर फेंकेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है यहाँ से जो ड्रग होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आउट होता है इनटू दी ल्यूमेन। और कहाँ से मूव होता है, फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब क्या होगा, और ये जो प्रोसेस होता है मोस्टली जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है। और ये जो कैरियर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट OAT, या फिर ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं OAT एंड OCT, जो कि एक्टिव मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ड्रग को फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज जो है ना वो पुश करते हैं इनटू द ल्यूमेन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ये छोटी सी इमेज बना के दिखाता हूँ। ये लेट्स सपोज समझे कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल, यहाँ पर ड्रग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना इंटेस्टिनल वो सॉरी जो क्या होता है नेफ्रॉन की जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये उसका पार्ट है, ठीक है, उसकी मैं ल्यूमेन का थोड़ा सा सेक्शन ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये जो सेल की ये वाली जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल जो है ना उसकी ये एपिकल साइड है जो कि ल्यूमेन को फेस कर रही है। और ये इसकी जो है ना बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है जो कि इंटरस्टिशियल और ब्लड कैपिलरीज की तरफ फेसिंग कर रही है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट और ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, OAT एंड OCT ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, OAT एंड OCT ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इनके साथ सोडियम पोटासियम ATPase पंप भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक्टिवली ड्रग्स को आयंस को यहाँ से पकड़ के ना ब्लड कैपिलरीज से जो इंटरस्टिशियम में आए यहाँ से उनको ल्यूमेन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, और ATP का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। और ये इनकी टेंडेंसी होती है कि ये सेचुरेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट जो कैरियर्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। तो अगर ड्रग उससे ज़्यादा हद से बढ़ जाएगा तो फिर वो सेचुरेट हो जाएगा और फिर ज़्यादा सिक्रीट आउट नहीं होगा। तो इस सेचुरेट जो इसकी सेचुरेबल टेंडेंसी है इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट ड्रग्स की जो है ना उसकी डोज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, या ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन जो है ना उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब पेनिसिलिन जो है ये ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना मतलब ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट पेनिसिलिन को फ्रॉम द ब्लड वेसल एक्टिवली मूव करता है इनटू द ल्यूमेन। तो इसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस ड्रग की क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो उसकी हाफ लाइफ कम होगी। तो जब पेनिसिलिन ज़्यादा क्लियरेंस उसकी हो जाएगी, अगर उसको ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जल्दी जल्दी से अगर यहाँ से पकड़ के अंदर डाल देंगे तो पेनिसिलिन तो बॉडी से जल्दी रिमूव हो जाएगी और हमें उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट हासिल नहीं हो सकेगा। तो हम क्या करते हैं कि पेनिसिलिन के साथ एक और ड्रग है जो उसको हम बोलते हैं प्रोबेनिसिड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो प्रोबेनिसिड क्या है, एक और ड्रग है, ये हम देते हैं पेनिसिलिन के साथ। तो क्या होगा कि ये इसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज करेगा बाय रिड्यूसिंग इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम दी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक्टिवली सिक्रीशन करती है, ठीक है, फ्रॉम दीज ट्रांसपोर्टर्स। और पेनिसिलिन इज़ वन ऑफ दोज ड्रग जो कि इसका शिकार हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी हाफ लाइफ को ज़्यादा करने के लिए प्रोबेनिसिड साथ देते हैं। प्रोबेनिसिड इस जगह पर अटैच हो जाएगी, उसकी इसकी जगह पर एफिनिटी ज़्यादा है पेनिसिलिन की बनिस्बत। तो पेनिसिलिन यहाँ पर अटैच नहीं होगी, प्रोबेनिसिड अटैच होगी, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जो है ना वो ब्लड के अंदर ही रहेगी और उसकी वहाँ पर हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट है ये मोस्टली एसिडिक ड्रग्स को एलिमिनेट करती है बॉडी से। और जो ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्ट है ये मोस्टली वीक बेसिस को जो है ना वो ब्लड वेसल से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये था सेकंड फेज कि जिसमें ड्रग की एक्टिव जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम दी ब्लड वेसल इनटू दी ब्लड कैपिलरीज इनटू दी नेफ्रॉन, ओके, और फिर वहाँ से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज दी डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या है, हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर एक प्रोसेस होता है बाय विच द ड्रग इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ड्रग back into the blood due to non-polar and hydrophobic nature of the drug and concentration gradient। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर आप देखें कि लेट्स सपोज के
70 to 80% ड्रग जो है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो गया, ठीक है। रिमेनिंग 10 to 15% या 10% जो ड्रग था वो यहाँ से एक्सक्रीट हो गया इसके अंदर। अब क्या होगा, जब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पे अब इसकी कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर इसकी जो कैपिलरीज होंगी जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही हैं, वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो लाइपोफिलिक होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि लाइपोफिलिक इन नेचर है, तो लाइपोफिलिक इन नेचर होंगे तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है। तो क्या होगा कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो तो ठीक है, हमने पढ़ लिया ना कि मेटाबॉलिज्म के अंदर जो ड्रग वाटर सॉल्युबल था वो तो वाटर सॉल्युबल है और वो इजीली जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो सका या वो बच गया और वो लाइपोफिलिक ही रह गया, तो जब यहाँ पर पहुँचेगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो यहाँ से वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है कि एक ड्रग जो है उसको बॉडी ने एलिमिनेट किया और वो जब नेफ्रॉन में पहुंचा, डिस्टल कन्वर्टिब्यूल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका जब इधर ज़्यादा था तो वो दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गया। क्यों रीअब्जॉर्ब हो गया? क्योंकि वो लाइपोफिलिक था, वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ, वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन उसकी हो गई है उसको वापस जो है ना वो लिवर के अंदर भेजेगी, वहाँ पर उसके दोबारा से रिएक्शन होंगे, फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन होगा और वहाँ पर उसको मज़ीद वाटर सॉल्युबल बनाया जाएगा ताकि जब वो दोबारा ब्लड के थ्रू वापस आए तो फिर यहाँ पर वो दोबारा वाटर सॉल्युबल फॉर्म में ही रहे और ताकि इजीली एलिमिनेट हो जाए। तो डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का ये मतलब है। ओके, तो सम वाटर सॉल्युबल ड्रग आल्सो रीअब्जॉर्ब थ्रू सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर फ्रॉम डीसीटी टू द ब्लड। ठीक है, कुछ वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर के थ्रू भी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो है ना जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, जो मेजरली जो पोर्शन होता है वो तो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वापस चली जाती है। तो इसकी वजह से उस ड्रग की हाफ लाइफ भी बढ़ सकती है और अगर एक पेशेंट है जिसकी पहले से ही रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसकी तो और ज़्यादा मतलब कि जो है ना वो हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो डिस्टल ट्यूबुलर रिब्जॉर्प्शन ये चीज़ थी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग द ड्रग ओवरडोज और टॉक्सिसिटी वी ट्रैप द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉन आयोनाइज्ड ड्रग बाय एसिडिफाइंग यूरिन फॉर बेसिक ड्रग एंड वाइस वर्सा। मैंने आपको आसान अल्फाज में यहाँ पर लिखा है कि क्या होता है कि जब भी हमारे पास किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है, हमने आपको बताया है कि ड्रग जो है या तो वीक एसिड होगा, ओके, या जो है वो वीक बेस होगा, ओके। या तो ड्रग वीक एसिड होता है या ड्रग जो है वो वीक बेस होता है। कुछ ड्रग जो है वो आयंस की फॉर्म में, साल्ट की फॉर्म में भी लेते हैं, लेकिन मेजरली जो है ना वीक एसिड या वीक बेस होता है ड्रग। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज कि अगर एक वीक एसिड ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई है बॉडी के अंदर, अब टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई है वीक एसिड की, अब हम उसको बॉडी से कैसे निकालें? अब अगर टॉक्सिसिटी किसी ड्रग की हो गई है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उस ड्रग की जो भी इफेक्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा उसके इफेक्ट्स मिल जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर हमने एक जो है ना बीटा ब्लॉकर लिया जो कि हार्ट की, हम उसकी हार्ट के फंक्शन को कम करना चाहते हैं और लेट्स सपोज कि अगर उस हार्ट के फंक्शन को उसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो ये ना हो कि हार्ट जो है ना बिल्कुल बंद ही हो जाए सिरे से। तो इसलिए हम उसको कंट्रोल करेंगे और उसकी जल्दी से जल्दी हम उसकी बॉडी से एलिमिनेशन करेंगे। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम आयन ट्रैपिंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि वीक एसिड के लिए हम वीक बेस दे देते हैं, आयन को मतलब यूरिन को अल्कलाइज कर लेंगे अगर एसिडिक ड्रग होगा, और अगर बेसिक ड्रग होगा तो उसके लिए हम यूरिन को एसिडिफाई कर देंगे। तो यही होता है कि आयन ट्रैपिंग के अंदर हम यूरिन को एसिडिफाई करते हैं या उसको हम अल्कलाइज करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अब आप देखें कि ले चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू अगर एक ड्रग है, लेट्स सपोज मैं एस्पायरिन की बात कर रहा हूँ और ये वीक एसिड है, अब ये यहाँ पर जो है ना लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में है और यहाँ पर वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म जो है ना वो एलिमिनेट होती है जबकि लिपिड सॉल्युबल फॉर्म एलिमिनेट नहीं होती। तो अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें कि अगर ये जो है ना ले चैटलियर प्रिंसिपल में क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो रिएक्शन होता है अगर उसको इंक्रीज करें तो यहाँ से हम इस बेस को रिमूव करते जाएँ, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको इस फॉर्म को रिमूव कब होगी कि जब ये एसिड जो है ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आयोनाइज होगा। आयोनाइज कब होगा कि जब हम अल्कली देंगे या कोई भी बेसिक एजेंट देंगे जो कि उसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वाटर इसको ट्रैप करेगा और अपने साथ एलिमिनेट करेगा। तो वीक एसिड फॉर एग्जांपल एस्पायरिन की हम बात कर लें तो अल्कलाइन यूरिन हम देते हैं जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जो कि पीएच ज़्यादा करता है। जब पीएच ज़्यादा होगी तो ये एस्पायरिन जो है ये आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा और जब ये ट्रैप हो जाएगा तो यहीं पर आप देखें कि इसकी डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी,
ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो जो है ल्यूमेन के अंदर ही रहेगा और वहाँ से फिर वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट वाज दी आयरन ट्रैपिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।